Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode we have learned till question number 3.8 of chapter 3 current electricity. So here in this episode we are going to start from 3.9 onwards. So let's start the lecture. सो देखते हैं 3.9 क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें. डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर. हमें ये फिगर गिवन है. इनफैक्ट डायरेक्शन जो है करंट का वो भी हमें इस तरह से गिवन है. समटाइम्स हमें सिर्फ सर्किट गिवन हो सकता है और डायरेक्शन गिवन नहीं भी हो सकता है. सो हेयर हमें हर ब्रांच में क्या फाइंड आउट करना है, करंट को फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल ये ए बी ब्रांच है, बी सी ब्रांच है. ओके, सपोज इफ वी टेक दिस एज डी, सो सी डी ब्रांच में, ए डी ब्रांच में वी हैव टू फाइंड इन ईच ब्रांच मुझे क्या करना है, करंट को फाइंड करना है. ओके, करंट कितना फ्लो होगा वो मुझे डिटरमाइन करना है. सो देखिए कैसे कर सकते हैं. अगर सपोज़ कीजिए करंट हमारा यहाँ से, इस बैटरी से करंट निकल रहा है, ठीक है. तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है, यहाँ पे अगर हमारा, हम ये सपोज़ करें इस ब्रांच में करंट हमारा I1 जा रहा है और इस ब्रांच से I2 करंट जा रहा है. मतलब टोटल करंट जो है ब्रांच से कितना निकल रहा है, I1 प्लस I2. जब वो करंट यहाँ से गया वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया. अभी करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, हमारा ए बी ब्रांच में करंट जाएगा तो अगेन यहाँ पर करंट क्या होगा, मेरा डिवाइड होगा. तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे मेरा बी डी ब्रांच में I3 करंट गया. ये कौन सा करंट आ रहा है, I1 करंट. इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. I3 करंट बी डी ब्रांच में जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जो रिमेनिंग करंट है I1 माइनस I3 वो BC ब्रांच में जाएगा. और देखिए यहाँ से हमारा I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I3 करंट आ रहा है. तो इस ब्रांच में, BD ब्रांच में कितना करंट, DC ब्रांच में करंट जाएगा हमारा I2 प्लस I3. यहाँ से I2 प्लस I3 आ रहा है, यहाँ से I1 माइनस I3 करंट आ रहा है. तो टोटल करंट हमारा यहाँ इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2. यानी जितना करंट हमारा इन गया उतना ही करंट हमारा बाहर आ गया. ओके, सो ये हमने करंट्स को पहले सर्किट में शो कर दिया. अब मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगी, किरचॉफ सेकेंड लॉ, एंड उसके बाद मैं इसमें हर ब्रांचेस में करंट जो है वो कैलकुलेट करूँगी. तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले मैं कौन से ब्रांच में, कौन से लूप में ले सकती हूँ, लूप ए बी सी एंड ए लूप में लेती हूँ. ओके, ए बी लूप, ए बी सी ए क्लोज लूप में लेना है हमें. सो यहाँ हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. ओके, दैट इज़ द वोल्टेज लॉ. तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कहता है वोल्टेज लॉ कि जो अलजेब्रिक सम, मतलब टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल ईएमएफ, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस फ्लोइंग इन दैट क्लोज लूप. तो क्या होगा हमारा, यहाँ से देखिए. अच्छा, अभी मैं डायरेक्शन का आपको बता रही हूँ. डायरेक्शन में क्या करूँगी, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मैं पॉजिटिव कंसिडर करने वाली हूँ, एंड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव कंसिडर करूँगी. अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्ट्राइक होती हूँ तो मैं पॉजिटिव लूँगी, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्ट्राइक होती हूँ तो मैं नेगेटिव लूँगी. तो मैं ये कन्वेंशन यूज़ कर रही हूँ. आप इसका अपोजिट कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से स्ट्राइक हुए तो पॉजिटिव ले सकते हैं, एंड करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, एंड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज़ अप टू यू. मेरे को ये ज़्यादा ईजी लिखता है कि सेम करंट की डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे ए बी सी और ए लूप में अगर मैं लेती हूँ तो मैं यहाँ से इधर जाऊँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए, 10
10 इंटू I1। मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी लूप के अंदर विद इन पाथ में मुझे करंट एंड रेजिस्टेंस जितने भी मिलेंगे उन सब का प्रोडक्ट मैं लूँगी। तो देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ए से मैं बी गई पहले, तो मुझे क्या रेजिस्टेंस मिला 10 ओम, एंड मैं करंट के डायरेक्शन में जा रही हूँ तो आई विल टेक इट पॉजिटिव। उसके बाद मैं बी से सी में जाऊँगी, करंट के सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ तो आई विल टेक इट पॉजिटिव। ओके, मैं इसे पॉजिटिव लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ गई, फिर उसके बाद देखिए मैं नेगेटिव टर्मिनल से स्ट्राइक हुई तो मैं क्या लूँगी, -10 लूँगी। ये वोल्टेज है, वोल्टेज को किसी के साथ प्रोडक्ट में नहीं लेना होता। उसके बाद फिर ये क्या है, 10 ओम। 10 ओम करंट के डायरेक्शन में ही जा रही हूँ, करंट भी ऐसे ही डायरेक्शन में है, और 10 और ये हो जाएगा मेरा I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रांच में करंट कितना है, I1 प्लस I2। आपको ये ध्यान रखना है उस ब्रांच में करंट कितना है, और करंट की डायरेक्शन में जाइए तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाइए तो नेगेटिव लीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप स्ट्राइक करते हैं आके, जैसे आप मूव कर रहे हैं, और अगर आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो नेगेटिव ले लीजिए, अगर आप मेरे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। सो मैं यहाँ गई करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हेयर यहाँ मैं आई, नेगेटिव टर्मिनल से मैं स्ट्राइक हुई, इसलिए आई टुक हेयर नेगेटिव, एंड वोल्टेज के साथ प्रोडक्ट नहीं, वोल्टेज अकेला रहेगा और करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट रहेगा। ओके, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ से ए पॉइंट पर। ओके, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, देखिए 10I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 10। अब देखिए लाइक टर्म्स क्या है, 10 और 10 और 5, तो 25I1 प्लस 10I2 माइनस 5I3 इक्वल्स टू 10। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5I1 ओके, 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इजिकल्स टू 2। सो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 2। ओके, 5 से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। अब मैं लूँगी, किस लूप में लूँगी, लूप ए बी डी ए में लेती हूँ, लूप ए बी डी ए में। तो क्या हो जाएगा बोलिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ करंट के सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ओके, करंट के सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है। करंट क्या है उस पर, I3 रेजिस्टेंस 5 ओम है, और यहाँ से मैं अब इधर गई तो अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है एंड आई एम गोइंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैं क्या लूँगी यहाँ पर, -5I2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्या हो जाएगा, इफ़ आई कैन डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 5, तो 2I1 हो जाएगा प्लस I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ओके, और कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, सो कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2। सो अब लेते हैं हम लूप बी सी डी बी में, बी सी डी में मैं लूँगी तो क्या कह सकती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगी करंट के सेम डायरेक्शन में, यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैं करंट के सेम डायरेक्शन में जाऊँगी तो पॉजिटिव मैं कंसीडर कर रही हूँ, 5I1 माइनस I3, ठीक है, माइनस 10I2 प्लस I3 और माइनस 5I3। यहाँ पे देखिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गई, करंट इंटू रेजिस्टेंस लेना है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गई, यहाँ भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए 5I1, I2 क्या है मेरा, I2 माइनस 10I2 है,
-20 I3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे पास I1 होगा -2 I2 होगा -4 I3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास क्या है, 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल, हम कुछ नहीं, सिंपल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सीखा था वही कीजिए। पहले ये 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है उसको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट इधर I1 I2 और I3 फ्रॉम दीज इक्वेशन। सो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, इफ़ आई ऐड दीज टू इक्वेशन देन I3 विल गेट एलिमिनेटेड, I3 मेरा कट जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, स्टेप वाइज। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन आने के बाद तक ये आपकी फिजिक्स ख़त्म हो गई। आगे का काम आपका मैथमेटिक्स है कि आप उसको किस वे से सॉल्व करते हैं। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी के लिए ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है एंड देन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ 1 और 2 को पहले, और अच्छे से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आप इसके बाकी सर्किट्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ईजी लगेगा, ठीक है। बस आपको मेन ये जो बेसिक रूल मैंने बताया, ये लाइन मैंने कैसे निकाली, दैट यू शुड नो हाउ टू राइट दिस लाइन, बस, ठीक है। करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते जाइए, जो भी आपको पाथ में दिखे। करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट में जा रहे हैं तो नेगेटिव। एनीवेज चलिए करते हैं। 2I1, ठीक है, -I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। नाउ इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास 7I1 आ गया और प्लस I2 आ गया, राइट, इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगी, देखिए, इसमें से मुझे I3 डिलीट करना है, ओके। सो अगर मुझे इन दोनों में से, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ इक्वेशन 2 को एंड देन इसमें ऐड कर दूँ तो मेरा I3 डिलीट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 2 को बाय 4 से। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 8I1 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4I3 माइनस 4I2 इक्वल्स टू 0। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया एंड देन इस इक्वेशन में मैं इसको ऐड कर लूँगी, ठीक है, इस इक्वेशन में ऐड कर लूँगी तो मेरा I कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट 9I1, ठीक है, 9I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ किससे, सो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। सो अब देखिए, ये इक्वेशन को आप 4 कंसिडर कर सकते हैं एंड दिस इक्वेशन कैन बी कंसिडर एज 5। अब ये दो इक्वेशंस जो है मेरी I1 I2 के फॉर्म में इक्वेशन है, इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 14I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 4। और ये इक्वेशन क्या है मेरी, 3I1, ओके, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। तो मेरा I2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना आएगा, ये 17I1 इक्वल्स टू 4, ओके। सो I1 विल बी 4/17। I1 क्या आ गया मेरा, 4/17 आ गया। सो I1 अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इक्वेशन 5 में I1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो 3 इंटू 4/17 इक्वल्स टू 2I2, ओके, एंड ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 2। सो मेरा 6/17 इज़ माई I2। तो देखिए कैसे निकल रहा है, I1 निकल गया, I2 निकल गया। अभी मैं I3 कैलकुलेट करूँगी। सो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी तो आई विल गेट I3। सो I3 क्या है मेरा, बोलिए, I3 इज इक्वल्स टू
है मेरा 5i1 प्लस 2i2 और -2, ठीक है। ये मेरा i3 है, मैं i3 को उधर ट्रांसपोज किया, 2 को इधर ट्रांसपोज किया। सो 5 इंटू I1 is 4 by 17, 2 into 6 by 17 minus 2. So 20 by 17 plus 12 by 17 minus 2. So this will be 32 by 17 minus 2 by 1. So this will be minus 34 minus 2 by 17. This will be my I3. सो I1, I2, I3 मेरा आ गया। ओके, कभी भी ना साइन अगर नेगेटिव आए करंट का डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है दैट इज़ रॉन्ग एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्टली शुड बी जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। सो ये हो गया मेरा I1, I2 एंड I3। ओके, सो ये मेरे पास करंट की वैल्यूज़ आ गई। अब क्या कह सकते हैं हम, देखिए ए बी ब्रांच में, ठीक है। सो मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी ब्रांच, मुझे हर ब्रांच में निकालना था ना। सो ब्रांच ए बी में करंट देखिए कितना हो गया, ओनली I1 ही जा रहा है और I1 मेरा कितना है 4/17। तो ब्रांच ए बी में करंट कितना हो गया 4/17। अच्छा, उसके बाद ब्रांच बी सी में करंट कितना है, ब्रांच BC में कितना करंट है, I1 माइनस I3। सो I1 माइनस I3 करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6/17 हो जाएगा। समझ में आया कैसे, ये नहीं लिखा है मैंने I2, 6/17, 4/17 माइनस 2/17 विच इज 6/17। सो BC ब्रांच में कितना करंट हो गया 6/17 एंड ब्रांच CD में देखिए कितना करंट हो जाएगा, CD में कितना करंट है I2 प्लस I3। सो I2 प्लस I3 करेंगे तो कितना होगा 6/17 माइनस 2/17 विच इज़ 4/17। उसके बाद ब्रांच AD में अगर हम करंट निकालेंगे तो वो कितना है I2 विच इज़ 6/17। तो इस तरह से मैंने हर ब्रांच में करंट को मेंशन किया कि इतना करंट जो है वो हर ब्रांच में फ्लो होगा। तो यही मुझे कैलकुलेट करना था, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क दैट शोन इन द फिगर। तो इस तरह से मैंने किरचॉफ्स लॉ लगा के ये जो है सर्किट को सॉल्व किया। सो हाँ, एक और ब्रांच हमने शायद मिस कर दिया इस AC ब्रांच में, मीन्स ब्रांच AC। तो ब्रांच AC में कितना करंट हो जाएगा, ब्रांच AC में अगर हम देखें तो AC ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, सो विच इज़ इक्वल्स टू 10/17 एम्पियर। ओके, सो हर एक ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस हैं हमने सब में करंट कैलकुलेट कर लिया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.10। ये क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, मीटर ब्रिज पे बेस्ड है। सो मीटर ब्रिज है क्या, मीटर ब्रिज इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, हमारा 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा नोड जब कोई डिफ्लैक्शन नहीं शो करता है, एंड दैट केस हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होता है। एंड द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज P/Q इक्वल्स टू R/S। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो बोला गया है ये पॉइंट, दिस इज़ अ बैलेंस्ड पॉइंट। ओके, ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं X एंड Y। ओके, सो हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ये हमारा मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज जिसका लेंथ कितना होगा, इसका 1 मीटर होगा और 100 सेंटीमीटर होगा। बोला है बैलेंस पॉइंट जो है वो 39.5 पे आया है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ओके, सो ये हमारा बैलेंस पॉइंट, ये मुझे बैलेंस पॉइंट मिल गया।
ओके, ए और सी के बीच में। व्हेन फ्रॉम द एंड ए की तरफ से बैलेंस पॉइंट मिला है, व्हेन रजिस्टर वाई जो है वो 12.5 ओम है। सो जब रजिस्टर जो वाई है उसका रजिस्टेंस 12.5 ओम है, तो एक्स का रजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए, अगर सपोज करते हैं हम, ये पॉइंट हमारा क्या है, डी पॉइंट है, तो अगर ये बैलेंस पॉइंट है, तो इस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि हमारा क्या है, मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस है, मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो मैं क्या कह सकती हूँ, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S का कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारा क्या होगा, AD अपॉन DC। सो AD जो है उसका हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं, 39.5 R, ओके, और D से C तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 39.5 R। R कैपिटल R क्या है मेरा, X अपॉन वाई। सो ये क्या हो जाएगा मेरा 39.5। सो इसको हम करेंगे, दिस विल बी 60.5 is equals to x is not given but y is given 12.5। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 39.5 इंटू 12.5 बाय 60.5 इक्वल्स टू x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.16 ओम। ओके, सो इसको सॉल्व करके जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो यू विल गेट द x इज 8.16 ओम। तो ये आ गया हमारा, यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया, हमने रेजिस्टेंस x कैलकुलेट कर लिया। बोला व्हाई द कनेक्शंस बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। जो हम कनेक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है, सो ये जो वायर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। तो क्यों होती है थिक कॉपर स्ट्रिप की, क्योंकि अगर हमारा कॉपर स्ट्रिप थिक लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो नेग्लिजिबल होगा, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट वी आर नॉट अकाउंटिंग इन द फॉर्मूला। सो इन ऑर्डर टू get the negligible resistance of the copper strip or the connecting wire, we just take we take the copper strip, थिक कॉपर स्ट्रिप। तो इसका अगर हमें रीज़न देना है तो आप क्या रीज़न देंगे, इन ऑर्डर टू गेट द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले में अकाउंट नहीं करते हैं। ओके, सो ये पार्ट हो गया मेरा सॉल्व, ठीक है। इसका आंसर हम देंगे टू गेट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के लिए वायर का, ताकि वायर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो जाए। फाइंड द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अब बोला है एक्स एंड वाई हमें आ गया, अगर एक्स एंड वाई को हम इंटरचेंज कर देंगे सो क्या होगा, सो हम लिख सकते इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। अगर x और y इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब x हम कितना ले लें, 12.5 ले लें, और y जो है वो 8.5 हो जाए, 8.16 हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस हमारा अगर बैलेंस पॉइंट सपोज कीजिए x होगा और ये दूसरे क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। सो यहाँ से जब आप करके x की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा सो यू विल गेट 60.5 लेंथ, तो 60.5 सेंटीमीटर आएगा। तो इन शॉर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो यू विल गेट 16.5। तो इन शॉर्ट आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर हम इसका बैलेंस पॉइंट जो है, मतलब सॉरी, जो इसका रेजिस्टेंस को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे सो जो बैलेंस पॉइंट है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। सो कैसे इंटरचेंज, बैलेंस पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब जो D से C है वो मेरा मतलब ये 60.5 हो जाएगा और ये 39.5 हो जाएगा। सो बैलेंस्ड पॉइंट ऑल्सो गेट इंटरचेंज, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड पॉइंट
also get interchanged. फाइन. अब देखिए नेक्स्ट हमने ये सारा कुछ सॉल्व कर दिया, ये पार्ट कर दिया हमने, ये पार्ट सॉल्व कर दिया. व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज. तो अगर हम बैलेंस पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर एंड सेल को इंटरचेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उस केस में. एंड वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट एट बैलेंस पॉइंट सिंस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, सो गैल्वेनोमीटर शोज नो करंट. कोई करंट शो नहीं होगा. और अगर हम इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर एंड सेल को इंटरचेंज करते हैं तो कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके. So here we have finished till question 3.10. In our next episode you will learn from question 3.11 onwards. So till then keep practicing.